हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 15 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाइए, यहाँ पर भी आपको सारी की सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि NRI विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी NRI को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 30 दिन। NRI विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार अगर कोई भी NRI शादी करता है, चाहे वो भारत में शादी करे या फिर विदेश में शादी करे, उसको अपनी शादी की तारीख से 30 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, कराना होगा अपनी शादी का। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि NRI कोई होगा तो वो भारत में शादी करेगा, उसको तभी पंजीकरण कराना होगा, नहीं। अगर वो विदेश में है तो भी उसको ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। कितने दिन के भीतर करना होगा, तो 30 दिनों के भीतर करना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके। और अगर कई प्रावधान किए गए हैं इसमें, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो फिर पासपोर्ट वगैरह भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता होनी चाहिए। देखने को काफ़ी टाइम से ये देखने को मिलता है कि NRI वगैरह जो है शादी करके विदेश चले जाते हैं और फिर वहाँ से जो है तलाक दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। तो इस तरीके की जो है चीज़ों को से बचने के लिए इस विधेयक को यहाँ पर लाया गया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में राजस्थान में गुज्जरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 5%। राजस्थान में गुज्जरों को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये जो 5% आरक्षण है, बेसिकली इसमें बंजारा, गडिया, लोहार, गुज्जर, रेबारी, गरड़िया जातियों के समूह को लिए जो है ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और 5% जो है आरक्षण दिया जाएगा 5 जातियों को। तो आप लोग इन जातियों के नाम याद रख सकते हैं। बेसिकली गुज्जर आरक्षण को लेके काफ़ी टाइम से राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिसमें कि गुज्जर आरक्षण को लेके जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, और काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर कह सकते हैं बवाल मचाया गया है, अराजकता का माहौल पैदा किया गया है। तो उसी के लिए जो है सरकार ने 5% का आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने इसी तरीके का आरक्षण देने की घोषणा की थी। उस वक्त जो है कोर्ट से जो है मतलब उसको मान्यता नहीं मिली, जिस वजह से जो है वो आरक्षण ख़त्म हो गया। तो अब फिर से जो है 5% आरक्षण देने का यहाँ पर विधानसभा की तरफ से जो है बिल पास किया गया है। राजस्थान में आरक्षण की अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो SC के लिए 16% आरक्षण है यहाँ पर, ST के लिए 12%, OBC कैटेगरी के लिए है यहाँ पर 21% आरक्षण। तो टोटल जो होता है वो होता है 49%। ठीक है, तो 5% जो आरक्षण दिया जाना है उसके लिए अलग से यहाँ पर जो है कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि चेन्नई में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर से 1-2 पॉइंट लिखे हैं जो याद रखिएगा। वेंकैया नायडू आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति हैं ये वेंकैया नायडू जी। इनके द्वारा जो है इस कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। ध्यान रखिएगा कि भारत में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों की श्रृंखला चलाने के लिए जो है अपोलो काफ़ी फेमस है, और इसी के द्वारा जो है इस सेंटर को जो है शुरू किया गया है। अगर बात करें प्रोटॉन बीम थेरेपी की, तो इसके द्वारा जो है कैंसर का इलाज बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीक तरीके से होता है, जिससे हमारे जो है जिस भी व्यक्ति को जहाँ पर कैंसर होगा, एक कह सकते हैं कि सटीक जगह पे जो है इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा।
बेसिकली आज की वीडियो मैं पूरा का पूरा जो है मैंने इसको अपने मोबाइल में ही जो है लिखा है, पूरा एडिट किया है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा इसमें बहुत सी चीज़ें जो है डिटेल में नहीं लिखी हैं। कुछ पॉइंट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, और लैपटॉप ख़राब होने की वजह से मैंने कोशिश करूँगा कि कल तक जो है लैपटॉप सही हो जाए। हालांकि मैंने दे दिया है, तो वो कल मिल जाता है मुझको, तो फिर से जो है सही हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ जो है आपको शब्द छोटे छोटे दिखें, इस वजह से दिक्कत होगी। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। अपोलो अस्पताल की हमने बात करते हैं। तो अपोलो अस्पताल क्या है? अपोलो अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला हॉस्पिटल का समूह है। याद रखिएगा कि इसमें जो है जो अपोलो हॉस्पिटल के अंतर्गत अभी वर्तमान में 71 हॉस्पिटल हैं, और करीब 10,000 बेड जो है इनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 71 अस्पतालों में 10,000 बेड मौजूद हैं, और 90 से अधिक प्राइमरी केयर और डायग्नोस्टिक क्लिनिक भी जो है अपोलो हॉस्पिटल के नाम पे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जो है एशिया का बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और काफ़ी बड़ा जो है ये हॉस्पिटल समूह है, और इसी के द्वारा इस कैंसर सेंटर का शुभारंभ भी किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि नासा के मुताबिक भारत और कौन सा देश पेड़ लगाने के मामले में सबसे आगे है। तो अभी नासा ने एक बात बताई है कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा हरियाली कर रहा है। तो इसमें भारत और चीन का नाम शामिल है। चीन को काफ़ी टाइम से प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है, कि चीन की वजह से दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है। तो ये एक रिपोर्ट आई है नासा की तरफ से, जो कि काफ़ी हद तक चौंकाने वाली भी है। और इसमें कहा गया है कि भारत और चीन ने सबसे ज़्यादा जो है पेड़ लगाए, सबसे ज़्यादा जो है हरियाली फैलाई है इन कुछ वर्षों में। इधर यहाँ पर से जो ये नासा ने जो ये रिपोर्ट मतलब दी है, कुछ जो आंकड़े दिए हैं, ये नासा के जो भी उपग्रह है उसके द्वारा मिले गए आंकड़ों के आधार पे इसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में सबसे आगे हैं, ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। तो 20 वर्षों की तुलना में अगर देखा जाए, तो नासा कहता है कि पिछले 20 वर्षों की तुलना में अगर हम देखें, तो अभी वर्तमान में हमारा जो पूरा जो पृथ्वी है वो सबसे ज़्यादा अधिक जो है हरी भरी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 20 साल पहले जितनी हरियाली थी उससे कहीं अधिक जो है हरियाली अभी इन 20 वर्षों में हुई है। नासा के अध्ययन में कहा गया है कि चीन में वन जो है वो 42% और कृषि भूमि से 32% हरा भरा हुआ है, ठीक है। चीन जो हरा भरा हुआ है वो 42% वन है, और कृषि भूमि है 32%। और अगर बात करें भारत की, तो मुख्यतः कृषि भूमि से 82% जो है हरियाली हुई है, और वन क्षेत्र में सिर्फ 4.4% की हरियाली हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से समझने की कोशिश करिएगा। 42% हरियाली जो हमारे देश में है वो कृषि भूमि के कारण है, और 4.4% हरियाली वनों के कारण है। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ नासा कहता है कि पेड़ पौधों से ढके क्षेत्र में वैश्विक बढ़ोतरी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो चीन का है। टोटल 25% योगदान जो है हरियाली के मामले में चीन का है। सबसे ज़्यादा जो हरियाली दी है 25% की वो चीन ने दी है। ओके, तो यहाँ पर से ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पी चिदम्बरम, ठीक है। तो पी चिदम्बरम की ये पुस्तक है, और बेसिकली इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि वर्तमान समय में किस तरीके से जो है डर का माहौल दिखाया जा रहा है, डर का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो संविधानिक जो नियम हैं उनको जो है सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर जो है इन्होंने कई निबंध इसमें लिखे हैं इस बुक में। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। पी चिदम्बरम जी जो है वो कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस के काफ़ी प्रतिष्ठित नेता हैं ये पी चिदम्बरम जी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि निम्न में से किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये हमको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सिद्धार्थ लाल।
ठीक है। सिद्धार्थ लाल को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है। आपको पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ लाल आइसर मोटर्स के प्रबंध निदेशक और CEO हैं। जो रॉयल इनफील्ड बुलेट आप देखते हैं तो भारत में बेसिकली रॉयल इनफील्ड बुलेट की जो है बीच में काफ़ी खस्ता हाल हो गई थी, तो उसका जो है बेसिकली उसके उद्धार के लिए जो है इनको जाना जाता है। काफ़ी कह सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड के विकास में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो CEO बनने के बाद जो है काफ़ी बढ़ोतरी जो है रॉयल इनफील्ड की मार्केट में आई है, तो इन्हीं को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। अगर बात करें सिद्धार्थ लाल की तो ये जो है 6 से 8 जून को मोंटे कार्लो में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित होने वाले हैं, तो उसमें ये भारत की तरफ से भाग लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ विप्रो के जो चेयरमैन हैं अजीज़ प्रेम जी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है EY की तरफ से। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर बात करें EY की तो EY 1989 में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक सेवा फर्मों में से एक है और इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा। बाकी के जो पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कि हाल ही में इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध गोलकीपर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि गॉर्डन बैंक्स। गॉर्डन बैंक्स गोलकीपर थे इंग्लैंड के, 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो यही हैं गॉर्डन बैंक्स और इन्हीं का निधन हुआ है 81 वर्ष की आयु में। काफ़ी फेमस जो है फुटबॉलर थे, ये गोलकीपर थे इंग्लैंड के। 1966 में इंग्लैंड में हुए विश्व कप का हर मैच इन्होंने खेला था, जिस वक्त जो है इनकी टीम ने मतलब कि इंग्लैंड की टीम जो है चैम्पियन बनी थी, तो उस वक्त जो है यही थे गोलकीपर 1966 में, जब इंग्लैंड जो है विश्व कप जीता था। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ गोलकीपर के तौर पे इनको खास इसलिए भी जाना जाता है कि 1970 में जो है विश्व कप के दौरान ब्राज़ील के महान खिलाड़ी पेले को इन्होंने जो है रोका था गोल करने से, तो काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से रोका था और सारा जो है मतलब उसी वजह से जो है इनको काफ़ी टाइम से काफ़ी इनका नाम भी हुआ। तो ये हैं पेले जी और इन्हीं का गोल जो है इन्होंने रोका था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, गोलकीपर थे। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में किस राज्य में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान होना चाहिए। इसका जो है डेवलपमेंट जो कर रहा है वो करेगा मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये जो फूड पार्क है गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क, ये मछली और अन्य समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से स्थापित जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क जो है 122.60 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है और लगभग 57.81 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, ज़रूरी नहीं आप इसको याद करें। इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि हाल ही में कितने वर्षों बाद अफ्रीकी काला तेंदुआ देखा गया है। तो अफ्रीकी काला तेंदुआ देखा गया है पूरे 100 वर्षों बाद अफ्रीका में। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अफ्रीका के केन्या में जो देश है एक, यहाँ पर जो है पहली बार पिछले 100 सालों में जो है काला तेंदुआ देखा गया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैमरे वगैरह लगाए थे तो उन्हीं कैमरों में ये तस्वीर कैद हो गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। पहली बार 1990 में ये काला तेंदुआ देखा गया था। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है धीरे धीरे मतलब ये बिल्कुल इसको विलुप्ति मान लिया गया था और लगभग 100 वर्षों बाद जो है इसको फिर से देखा गया है। ठीक है, पहली बार 1909 में देखा गया था, उसके बाद कुछ टाइम इसको और भी देखा गया था कुछ सालों तक, लेकिन उसके बाद अचानक से ये गायब हुआ और फिर 100 सालों बाद जो है इसको एक बार फिर से तस्वीरों में कैद किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की, कि नासा के रोवर अपॉर्चुनिटी को कितने वर्ष बाद निष्क्रिय कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 15 वर्ष बाद। नासा का जो रोवर था अपॉर्चुनिटी, इसको 15 वर्ष बाद निष्क्रिय कर दिया गया है।
बेसिकली इसको 2004 में मंगल ग्रह पर उतारा गया था। और मंगल ग्रह के जो है अतीत के बारे में इसने काफ़ी कुछ हमको बताया भी। और फाइनली जो है इससे संपर्क टूट गया था पिछले साल, जो एक आंधी में फंस गया था ये, और उसके बाद से जो है इसका संपर्क टूट गया था। काफ़ी बार कोशिश की गई नासा की तरफ से इससे संपर्क साधने की, लेकिन बिल्कुल जो है सफलता नहीं मिली। और फाइनली अब इसको निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, इससे सारे संपर्क खत्म कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 90 दिनों के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन लगभग 14 साल से भी अधिक समय तक जो है इसने मंगल ग्रह पर अपनी रिसर्च की। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। देन कल के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सबसे पहले भूदान आंदोलन का प्रारंभ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से कौन MRF चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए वाला था, यानी कि जेमी चैडविक। जेमी चैडविक पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं जिन्होंने कि MRF चैलेंजर का खिताब जीता हो। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्व अर्जन के मामले में शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन से पुरातत्व स्थल से मिलता है, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत अगले 6 सालों में किस देश के 1800 लोक सेवकों को प्रशिक्षण देगा। तो इसका आंसर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लैपटॉप ख़राब है, पूरा काम मैंने मोबाइल से ही किया है जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके लिए आज के बस 2 ही क्वेश्चन हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर आपको ब्लॉग देखना हो मेरा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।